प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं कि दो निकायों के मध्य कौन कौन सी अन्योन्य क्रियाएं संभव हैं। तो सबसे पहले है तापीय अन्योन्य क्रिया। ये तापीय अन्योन्य क्रिया वो क्रिया है जिसमें बाह्य प्राचल नियत रखे जाते हैं और जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, ऊर्जा का आदान प्रदान होगा अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप, वो ऊष्मा के रूप में होता है। और चूंकि बाह्य प्राचल नियत हैं, इसलिए कोई कार्य सिस्टम द्वारा ना तो किया जाता है ना सिस्टम पर होता है, यानी कार्य के रूप में कोई भी ऊर्जा इसमें नहीं स्थानांतरित होती है। और इसमें चूंकि बाह्य प्राचल नियत है, इसलिए ऊर्जा स्तरों की संख्या भी नियत रहती है। अब चूंकि दोनों के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान, ऊर्जा का आदान प्रदान ऊष्मा के रूप में होता है, इसलिए आपके पास जो दोनों निकायों के मध्य की जो दीवार है वो ऐसी होगी जिससे कि ऊष्मा का आदान प्रदान किया जा सके, और ये दीवार होती है, कहलाती है ऊष्मा पार्य दीवार, डायाथर्मिक वाल। तो अगर एक सिस्टम ने जो ऊष्मा में परिवर्तन हुआ है वो डेल्टा ई है, और जो दूसरे सिस्टम की जो ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है वो डेल्टा ई डैश है, तो चूंकि हम ये मान लेते हैं कि ए और ए डैश से मिलकर बना हुआ निकाय आइसोलेटेड है, ये दो निकाय मैं ले रही हूँ, एक की ऊर्जा में परिवर्तन है डेल्टा ई, ए डैश ले रही हूँ निकाय जिसकी ऊर्जा में परिवर्तन है डेल्टा ई डैश, और इन दोनों से जो मिलकर एक निकाय बन रहा है ए स्टार, वो आइसोलेटेड है, विलगित निकाय है। और विलगित निकाय में हम जानते हैं कि ना तो वो अपनी सराउंडिंग से ऊर्जा देता है, ना ही सराउंडिंग को ऊर्जा लेता है। तो इसका मतलब इनसे बना हुआ निकाय अगर आइसोलेटेड है, तब उस स्थिति में एक की ऊर्जा में परिवर्तन और दूसरे की ऊर्जा में परिवर्तन का जो योग है वो शून्य होगा। इसलिए अगर मैं कहूँ तो ये भी कह सकती हूँ कि डेल्टा ई विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा ई डैश। तो एक की औसत ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो विपरीत परिवर्तन बराबर का दूसरे निकाय की ऊर्जा में होगा। और चूंकि ये ऊर्जा ऊष्मा के रूप में ली जा रही है, इसलिए जो एक निकाय ने ऊष्मा दी वो मान लिया Q है, और दूसरे निकाय की जो ऊष्मा में परिवर्तन है वो है Q डैश। तो Q प्लस Q डैश इज इक्वल टू 0 या Q इज इक्वल टू माइनस Q डैश, यानी एक निकाय ने अगर ऊष्मा दी तो बराबर मात्रा में दूसरे निकाय ने वो ऊष्मा ली। तो दोनों में ऊष्मा का परिवर्तन बराबर और विपरीत होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों से मिलकर बना हुआ निकाय एक आइसोलेटेड निकाय है, और ऐसी क्रिया जिसमें कि आपके पास जो ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, बाकी सब बाह्य प्राचल नियत है, ऊर्जा स्तरों की संख्या नियत है, कार्य नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे, और ऊष्मा का संबंध सीधा सीधा हम जानते हैं कि ताप से है, तो इसलिए ऐसी जो क्रिया है वो कहलाती है तापीय अन्योन्य क्रिया, या थर्मल ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया भी इसको हम कह सकते हैं। और दूसरे प्रकार की जो अन्योन्य क्रिया है वो है यांत्रिक अन्योन्य क्रिया या रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया। और यांत्रिक अन्योन्य क्रिया या अन्योन्य क्रिया वो है जिसमें कि आपके पास ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता, लेकिन जो है बाह्य प्राचल बदल जाते हैं, और बाह्य प्राचल बदलने की वजह से निकाय द्वारा या तो कार्य होता है या निकाय पर कार्य किया जाता है, और इसके कारण ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन हो जाता है। तो जो ऊर्जा का आदान प्रदान है वो कार्य के रूप में होता है, और चूंकि दोनों के जो दो निकाय आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं उनके मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, इसको हमें रोकना है। तो इसलिए उन दोनों के मध्य एक दीवार लगाई जाती है जिसे हम कहते हैं एडियाबैटिक वॉल, रुद्धोष्म दीवार, जिसमें से ना तो ऊष्मा एक निकाय से दूसरे निकाय को आ सकती है, ना ही उससे ऊष्मा होकर जा सकती है। और चूंकि वापस वही चीज़ हम कह रहे हैं कि दो निकायों से मिलकर बना हुआ ए स्टार निकाय आइसोलेटेड है, इसलिए अगर एक निकाय ने कार्य किया तो दूसरे निकाय पर कार्य किया जाता है बराबर का। तो एक निकाय द्वारा किया गया कार्य दूसरे निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होता है। तो ये ऐसी क्रियाएं होती हैं यांत्रिक या रुद्धोष्म अन्योन्य क्रियाएं, मैकेनिकल इंटरेक्शंस में हम इनको कहते हैं, क्योंकि कार्य जो है एक मैकेनिकल टर्म है, इसलिए हम इसको मैकेनिकल इंटरेक्शंस भी कहते हैं। अब तीसरे प्रकार की अन्योन्य क्रिया है मेरे पास व्यापक अन्योन्य क्रिया, जिसमें ना तो बाह्य प्राचल नहीं रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता, ऊष्मा का स्थानांतरण भी होता है, बाह्य प्राचल भी नियत नहीं है। तो निकाय आपस में ऊष्मा का आदान प्रदान भी कर सकते हैं, और निकाय एक दूसरे पर कार्य भी कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब जो यांत्रिक और तापीय दोनों प्रकार की अन्योन्य क्रिया है वो रुद्धोष्म है, व्यापक अन्योन्य क्रिया है, ये जिसमें रुद्धोष्म क्रिया भी हो रही है और यांत्रिक क्रिया भी हो रही है। ऐसी क्रियाएं कहलाती हैं जनरल इंटरेक्शंस। इसमें बाह्य प्राचल नियत नहीं है, इसलिए कार्य होता है,
ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, इसलिए ऊर्जा का स्थानांतरण ऊष्मा के रूप में हो रहा है, इसलिए ऊष्मा भी एक सिस्टम को दी जा रही है, ली जा रही है। तो इसलिए हम इसके लिए लिख सकते हैं कि एक निकाय द्वारा किया गया कार्य और उसकी ऊष्मा जो उसको जो दे रहा है वो, उन दोनों का जो योगफल है दूसरे निकाय के कार्य और ऊष्मा के योगफल के बराबर होगा और विपरीत दिशा में होगा। ये हमें ध्यान रखना है कि क्योंकि इन दोनों से मिलकर बना हुआ निकाय आइसोलेटेड है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि W प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू डैश प्लस क्यू डैश या डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई डैश। अब यहाँ एक निकाय के लिए अगर मैं देखूँ तो एक निकाय की जो कुल ऊर्जा में परिवर्तन मुझे मिला वो मिला W प्लस क्यू के बराबर। और अगर ये अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि डेल्टा क्यू, क्योंकि क्यू को मैं इधर ले आऊँ तो ये बन जाएगा डेल्टा ई माइनस डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि अब ये डिपेंड करता है निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है या निकाय पर कार्य किया जा रहा है, उस आधार पर मैं डब्ल्यू को माइनस या प्लस ले सकती हूँ। तो मैं इसको इस रूप में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बार प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि जो निकाय को दी गई ऊष्मा है वो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। और यही नियम किसका है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। यानी जो जनरल इंटरेक्शंस हैं वो मुझे क्या देते हैं? किसी भी एक निकाय के लिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को मुझे देते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि आपके पास कि हमने यहाँ कहा कि हम एडियाबैटिक वॉल लगाएंगे या हम कहेंगे कि जब हमको योदोष प्रक्रम करना है तो दोनों निकायों के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान को हम रोकेंगे। तो इसको रोकेंगे हम कैसे? कि या तो आप निकायों को बहुत दूर दूर रख दीजिए या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि आपके पास उन दोनों के मध्य एक ऐसा दीवार लगा दें जो कि तापीय रोधन करती हो, तापीय स्थानांतरण को, ताप के आदान प्रदान को रोकती हो, जैसे कि प्लास्टिक है, एस्बेस्टस है। तो यानी कि उनके मध्य क्या लगा दी जाए? ऊष्मारोधी दीवार लगा दी जाए, एडियाबैटिक वॉल लगा दी जाए, तो ऊष्मा का विलगन हम कर सकते हैं। और ऐसे जो निकाय हैं जिसमें कि एडियाबैटिक वॉल लगी होती है, जिनके मध्य तापीय रोधन किया जाता है, उसमें आदान प्रदान को रोका जाता है, ऐसा जो विलगन है वो कहलाता है थर्मल आइसोलेशन या एडियाबैटिक आइसोलेशन कहलाता है, जो कि यांत्रिक अन्योन्य क्रिया में हमें चाहिए होता है। अब हम आगे देख रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल हम देखें कि ये मेरे पास एक दो सिस्टम से मिला हुआ एक सिस्टम है जो कि आइसोलेटेड है, ए स्टार है ये। इन दोनों के मध्य मैंने एक पिस्टन लगा दिया है। अब चूंकि मैंने इन दोनों के मध्य एक पिस्टन लगा दिया है और ये पिस्टन को अगर मैं ऊष्मारोधी बना दूं लेकिन ये गति कर सकता हो, ऊष्मारोधी होगा तो आपके पास ताप का आदान प्रदान नहीं हो सकता। और चूंकि ये पिस्टन गति कर सकता है और गति कर सकता है इसलिए कार्य कर सकता है, तो इस स्थिति में आपके पास चूंकि ये ऊष्मा का आदान प्रदान ऐसी स्थिति में संभव नहीं है, क्योंकि पिस्टन को मैंने ऊष्मारोधी बना दिया, लेकिन मैं इसको गतिशील कर सकती हूँ, इसलिए ये कार्य कर सकता है। इसलिए इन दोनों निकायों के मध्य यांत्रिक अन्योन्य क्रिया होगी। और ये मुझे दिख रहा है कि अगर मैंने पिस्टन को दबाया है ए की तरफ से ए डैश की तरफ, तो यहाँ पर आयतन में वृद्धि होगी, यहाँ आयतन में कमी होगी, तो यहाँ कार्य किया जाएगा और निकाय ए डैश पर कार्य होगा। अब यहाँ पर पिस्टन पी को अगर मैं ऊष्मारोधी की जगह ऊष्मा पार्य बना दूँ, यानी ऊष्मा का आदान प्रदान इसके द्वारा हो सकता हो, लेकिन मैं इसको स्थिर कर दूँ, ये गतिमान नहीं हो। और अगर ये गतिमान नहीं होगा तो कार्य नहीं हो सकता, लेकिन ये ऊष्मा पार्य है इनके मध्य का पिस्टन, इसलिए ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। तो इसलिए ये जो क्रिया होगी, इस क्रिया में बाह्य प्राचल स्थिर होंगे और बाह्य प्राचल स्थिर होने से ये जो क्रिया है वो तापीय अन्योन्य क्रिया होगी, क्योंकि ये ऊष्मा पार्य दीवार है, परंतु मैं इसको गतिशील नहीं कर रही हूँ, तो कार्य नहीं होगा। तो कार्य नहीं होगा तो यांत्रिक कार्य कुछ भी नहीं है, लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान है, इसलिए ये जो क्रिया है वो होगी तापीय अन्योन्य क्रिया। अब दोनों ही तरह से मैं क्या कर दूँ कि पिस्टन को गतिमान भी कर दूँ और ऊष्मा पार्य भी कर दूँ, तो ऊष्मा का आदान प्रदान भी हो सकता है और कार्य भी हो सकता है। तो उस स्थिति में जो दोनों निकायों के मध्य क्रिया होगी वो होगी आपके पास व्यापक अन्योन्य क्रिया, जनरल इंटरेक्शन होंगे। अब अगर जनरल इंटरेक्शन बहुत छोटे हैं तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर इंटरेक्शन बहुत छोटे हैं, क्या मतलब कि आपके पास निकाय की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था में बहुत कम अंतर है और निकाय हमेशा साम्य अवस्था के करीब ही बना रहता है, तो इस स्थिति में इस क्रिया को हम कहते हैं इनफाइनिटेसिमल जनरल इंटरेक्शंस। और इसके लिए मुझे किसी भी निकाय के लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम प्राप्त होता है। और चूंकि इनमें हमेशा निकाय साम्यावस्था के निकट ही बना रहता है, इसलिए इनमें जो प्रक्रम होते हैं वो कहलाते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। जो प्रोसेस होते हैं वो कहलाते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, या फिर हम इसको कहें स्थैतिक कल्प
प्रक्रम कहलाते हैं। और यहाँ एक बात ध्यान दें, हम यहाँ मैंने डेल्टा का साइन यूज़ किया है, यहाँ मैं डी का साइन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पथ पर निर्भर नहीं है, जबकि कार्य और जो ऊष्मा है वो पथ पर निर्भर करती है, इसलिए सिंबल हमने इनके थोड़े से चेंज किए हैं इसको बताने के लिए। अब हम देखने जाएंगे कि अगर दो स्थूल निकाय मैंने लिए हैं तो उनके मध्य ऊर्जा का वितरण किस प्रकार होता है जब उनके मध्य तापीय अन्योन्य क्रिया हो रही हो। तो इसके लिए अब हम कंडीशन देखना चाहते हैं कि तापीय अन्योन्य क्रिया में जब दो निकायों के मध्य ऊर्जा का वितरण होगा तो मुझे साम्यावस्था की स्थिति कब मिलेगी। तो इसको देखने के लिए मैंने मान लिया कि मेरे पास दो निकाय हैं ए और ए डैश, ये परस्पर ऊष्मारोधी नहीं है, यानी ऊष्मा पारे दीवार से जुड़े हुए हैं, लेकिन बाह्य प्राचलों को मैंने स्थिर रखा हुआ है, तो इसलिए इनके मध्य तापीय अन्योन्य क्रिया इन दोनों के मध्य होगी। और इन दोनों से बना हुआ निकाय मेरे पास ए स्टार है, जो कि आइसोलेटेड है, यानी कि आसपास की जो सराउंडिंग है उसको ना तो ये ऊर्जा दे रहा है, ना तो ऊष्मा ले रहा है, ना ही उसको ऊष्मा दे रहा है। अब यहाँ से हमने मान लिया कि आपके पास निकाय ए के किसी ऊर्जा ई और ई प्लस डी के मध्य जो अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या है ए के लिए वो है ओमेगा ई, और निकाय ए डैश के लिए ई डैश और ई प्लस डेल्टा ई डैश ऊर्जा होने पर ए डैश के लिए अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या है ओमेगा डैश ई डैश। और निकाय ए स्टार की ऊर्जा मैंने मान ली ई डैश है, निकाय ए की ऊर्जा ई मान ली है, निकाय ए डैश की ऊर्जा मैंने ई डैश मान ली है। तो चूंकि इन दोनों से मिलकर बना निकाय आइसोलेटेड है, इसलिए ई स्टार इज इक्वल टू ई प्लस ई डैश क्या होगा, एक नियतांक होगा। तो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ कि अगर मुझे ऊर्जा ई मालूम है, निकाय ए की ऊर्जा मालूम है और मेरे पास आइसोलेटेड निकाय की मेरे पास ऊर्जा है, तो मैं ए डैश निकाय के लिए ऊर्जा का मान निकाल सकती हूँ और उसका मान मुझे मिलेगा ई डैश इज इक्वल टू ए स्टार माइनस ई। और एक पूर्व प्रायिकता सिद्धांत से हम जानते हैं कि आपके पास निकाय किसी भी ऊर्जा स्तर में रह सकता है, उसके लिए सभी ऊर्जा स्तर समान रूप से असेसेबल होते हैं। तो इसलिए मान लिया आपके पास कि जब आपके पास निकाय किसी ऊर्जा स्तर ए में है, ए वाला, तब ए स्टार भी चूंकि इन दोनों से मिलकर बना है, इसलिए वो भी किसी इस ऊर्जा स्तर में ई में जा सकता है, उसके होने की संभावना हम निकाल सकते हैं। तो अगर ए वाला निकाय ऊर्जा ई में है, स्थित है, तब ए स्टार के ऊर्जा ई में जो होने की प्रायिकता हो जाएगी पी, वो हो जाएगी ई सी ओमेगा स्टार ई, जहाँ ओमेगा स्टार की ई क्या है, ओमेगा स्टार ई है आपके पास ए स्टार के लिए अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या, तब जबकि निकाय ए की ऊर्जा ई से ई प्लस डेल्टा ई के मध्य है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पास पी सी का मान अगर मैं निकालना चाहूँ तो चूँकि प्रायिकता सिद्धांत से मैं जानती हूँ कि ये सी का मान ओमेगा टी होगा, ओमेगा टी यानी कुल अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से मैं सी पी को भी डिफाइन कर सकती हूँ। तो अब चूँकि मेरे पास मुझे ये पता है कि इसमें अब मुझे ए जो निकाय ए स्टार के लिए ऊर्जा स्तरों की संख्या होगी वो इन दोनों का गुणनफल होगी। निकाय ए के लिए कितने ऊर्जा स्तरों अभिगम्य ऊर्जा स्तर हैं और निकाय ए डैश के लिए कितने अभिगम्य ऊर्जा स्तर हैं। यहाँ लेकिन ई डैश कब निकाल ले रही हूँ मैं, जबकि आपके पास निकाय ए जो है वो ऊर्जा स्तर ई में है, इसलिए ई डैश के मान को मैंने रिप्लेस कर दिया और लिख दिया ई स्टार माइनस ई। और अब इन दोनों का अगर मैं देखूं तो इसका मतलब यहाँ पर जो निकाय ई की ऊर्जा है, अगर मैं उसके लिए अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या देखना चाहती हूँ तो वो ऊर्जा ई पर निर्भर है। और ऊर्जा ई निर्भर करती है निकाय की स्वतंत्र कोटि पर कि कितनी वो स्वतंत्र दिशाओं में उसकी ऊर्जा संभव हो सकती है, कितनी स्वतंत्रता कोटि है उसकी, वो कितनी दिशाओं में स्वतंत्रतापूर्वक गमन कर सकता है। तो उस आधार पर उसकी स्वतंत्रता कोटियों की ऊर्जा के आधार पर निकाय की कुल ऊर्जा बढ़ती जाती है। और चूंकि आपके पास कणों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इससे स्वतंत्रता कोटियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो निकाय ए के लिए जो अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या है वो रैपिडली फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है ऊर्जा का, ऊर्जा के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ फलन है। लेकिन इसी प्रकार अगर मैं देखूं तो ए डैश का चूँकि इसके विपरीत काम चलेगा, तो इसलिए उसमें ये रैपिडली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो एक तो ओमेगा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ऊर्जा के साथ और दूसरा डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो एक जगह मुझे कहीं ना कहीं पीक मिलेगा, ये शिखर मुझे मिलेगा प्रायिकता का, जहाँ ऊर्जा अधिकतम होगी निकाय ए स्टार की, और यही निकाय की साम्यावस्था की स्थिति होगी। और निकाय की साम्यावस्था की स्थिति में हम जानते हैं मैथमेटिक्स से कि मैक्सिमा या मिनिमा की स्थिति में आपका फर्स्ट डिफरेंशियल 0 होता है। तो इसलिए यहाँ पर चूंकि मैं साम्यावस्था के इस शिखर की बात कर रही हूँ, अधिकतम ऊर्जा की बात कर, अधिकतम प्रायिकता की बात कर रही हूँ, जो कि मेरे पास साम्यावस्था की स्थिति है, उसके लिए डेल बाई डेल ई ln पी का मान 0 होना चाहिए। और अगर ये मान 0 होना चाहिए,
यानी निकाय ए स्टार के लिए जो प्रायिकता है किसी ऊर्जा स्तर ई में होने की, उसका ऊर्जा के साथ फर्स्ट डिफरेंशियल 0 होना चाहिए। और अगर मैंने इसको 0 किया, चूँकि यहाँ पर अगर ये बात हम ध्यान दें कि यहाँ मैं ln ले रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संख्या है, ऊर्जा का जो मान है वो बहुत ज़्यादा हो जाने पर स्वतंत्रता कोटियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है, तो ये जो असेसिबल स्टेट्स की संख्या है वो बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि कणों की संख्या लगभग 10⁻20 है। और अगर हम हर एक कण की स्वतंत्र कोटि मिनिमम 3 भी माने तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻20, यानी कि संख्या स्वतंत्र कोटियों के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और तेज़ी से बढ़ेगी इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन की बजाय हम चूँकि आसान बनाने के लिए हमने इसको लॉगरिथम में अब ले लिया है, इन गणनाओं को आसान बनाने के लिए। इसलिए अब हम साम्यावस्था की जो कंडीशन लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं डेल डेल ई ऑफ ln p = 0। और जब मैंने इसको 0 किया तो मुझे मिल जाएगा 1/p डेल p डेल ई = 0। अब यहाँ चूँकि मुझे मालूम है कि पी का मान सी ओमेगा ई ओमेगा डैश ई डैश के बराबर है, और ओमेगा डैश ई डैश में मैं जानती हूँ ई स्टार माइनस ई के बराबर है। इसलिए अब मैं इसका डिफरेंशियल करती हूँ तो मुझे मिल जाएगा डेल डेल ई ऑफ ln c, डेल डेल ई ऑफ ln ओमेगा ई और डेल डेल ई ऑफ ln ओमेगा डैश ई डैश को, कि अब मैं इनका लॉग ले चुकी हूँ क्योंकि मैं ln p का डिफरेंशियल कर रही हूँ। तो एक्चुअली अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो ln pe है वो मुझे मिल रहा है इस समय ln c प्लस ln ओमेगा ई प्लस ln ओमेगा डैश ई डैश, इसको मैंने डिफरेंशियल किया है और ये मान मुझे मिल जाता है। अब यहाँ पे चूँकि ये c कांस्टेंट है इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा डिफरेंशियल का। अब हम इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं e के साथ ही, लेकिन जो ए स्टार ए डैश सिस्टम है उसका ई डैश के साथ होना चाहिए, इसलिए मैंने इस डिफरेंशियल को तोड़ा और तोड़ के ये बन जाता है डेल डेल ई डैश डेल एन ओमेगा डैश ई डैश प्लस इंटू डेल ई डैश डेल ई, यानी पार्शियल डिफरेंशियल से इसको मैंने तोड़ा है और ये टर्म बन गई एक तरह से, एक जैसा ये टर्म है डेल डेल ई के साथ है सिस्टम ए की, इसी तरह सिस्टम ए डैश के लिए ई डैश के साथ ये टर्म बन जाती है। और चूंकि मुझे मालूम है ए स्टार इजिकल ई डैश जो है ई स्टार माइनस ई है, इसलिए डेल ई डैश अपॉन डेल ई का मान मुझे मिल जाता है -1, क्योंकि ई स्टार नियत है। ये नियत होने से ये शून्य हो जाएगा, ये मान -1 मिल गया तो इसकी जगह मैं यहाँ -1 रख देती हूँ और -1 रख के चूँकि मुझे डिफरेंशियल भी शून्य करना है, इसलिए अब ये मान जो मुझे मिलेगा उसका मान हो जाएगा कि डेल डेल ई ऑफ ln p इजिकल टू डेल डेल ई ln ओमेगा ई माइनस डेल डेल ई डैश ln ओमेगा ई डैश। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ चूँकि मैक्सिमम साम्यावस्था के लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए डिफरेंशियल 0 होना चाहिए, इसलिए इसको मैं 0 करती हूँ और 0 करती हूँ तो ये दोनों टर्म्स बराबर हो जाएंगी और बराबर होने पर मुझे मिल जाता है डेल डेल ई ln ओमेगा ई इजिकल टू डेल डेल ई डैश ln ओमेगा डैश ई डैश। यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये निकाय के लिए, दोनों निकायों के लिए एक कॉमन सी टर्म मुझे दिख रही है, तो इसलिए अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि मान लिया कि ये टर्म बीटा है तो ये टर्म हो जाएगी बीटा डैश, यानी ये जो एक टर्म मैंने डिफाइन की है, यानी असेसिबल जो एनर्जी स्टेट्स हैं उनके लॉगरिथम का जो चेंज है ऊर्जा के साथ, वो उसको मैं डिफाइन कर रही हूँ बीटा पैरामीटर की तरह, बीटा प्राचल की तरह। तो ये दोनों बीटा प्राचल साम्यावस्था में दोनों निकायों के लिए बराबर हो जाते हैं कि एक का बीटा प्राचल दूसरे निकाय के बीटा प्राचल के बराबर है जब साम्यावस्था आ जाती है, जिसे हम अधिकतम प्रायिक अवस्था भी कहते हैं। अब बीटा के डायमेंशंस अगर मैं देखूं तो ये एक तरह से मुझे दिख रहा है कि डेल डेल ई ऑफ ओमेगा ई, तो असेसिबल स्टेट्स की संख्या है तो संख्या का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, इसलिए अपॉन ई का डायमेंशन होगा, तो यानी बीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/e। तो यानी कि जो बीटा है वो निकाय के आंतरिक ऊर्जा से संबंधित है और जब साम्यावस्था आती है तो दोनों बीटा प्राचल बराबर हो जाते हैं। तो शून्यांक के नियम से अगर मैं देखूं तो अगर ए और बी दोनों पृथक पृथक रूप से किसी निकाय सी के साथ साम्यावस्था में है तो बीटा ए का मान बीटा सी के बराबर होगा, बीटा बी का मान भी बीटा सी के बराबर होगा, जो हमने अधिकतम प्रायिक अवस्था भी यहाँ देखी कि बीटा और बीटा डैश बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें निकाय ए और बी हो गए डैश की बजाय और बी और सी हो गए, इसलिए बीटा ए इजिकल टू बीटा सी, बीटा बी इजिकल टू बीटा सी, और इन दोनों को अगर मैं देखूँ तो बीटा ए इजिकल टू बीटा बी। तो ये वही नियम है जो कि मुझे शून्यांक के नियम से मिलता है। तो इसका मतलब जो बीटा प्राचल है वो कहीं ना कहीं ताप से संबंधित है और इस ताप से ये कैसे संबंधित है और ताप के क्या क्या गुण होंगे वो हम देखेंगे अगले अपने लेक्चर में। धन्यवाद।